हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल के हौसला बैच में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वह हमारे बैच से निःशुल्क जुड़कर अपने जितने भी बारीक से बारीक जो परेशानियां है उस परेशानियों को आप लोग दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच के जरिए आप लोगों को क्लास 10th का जितना भी मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी थ्योरम हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सबको कवर कराने की कोशिश की जाएगी और सभी जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको भी बताने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ पिछले 2 वीडियोस पे बहुत सारे रिस्पॉन्स, जैसे अरमान अंसारी का, चंदन कुमार का, साहिल अंसारी का, इसके अलावा जो समीर अंसारी है, साहेब आलम है, इनका बहुत सारा जो रिस्पॉन्स वीडियो पे मिल रहा है। हम उनसे उम्मीद करना चाहेंगे कि अपना रिस्पॉन्स ऐसे ही बनाए रखें। साथ ही साथ हम लोग आज से जो क्लास 10th का जो मेन चैप्टर है उस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। पिछले जितने भी 2 वीडियोस थे उसमें हम लोग बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको सीखने की, समझने की कोशिश किए लोग, जिसके जरिए जो हमारे आने वाले जो चैप्टर में कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट हमें हमारा कोई भी त्रुटि न बचे रहे। इसीलिए हम लोग ये 2 वीडियोस में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गए हैं और आप लोगों के लिए जितने भी जो थ्योरम है उस थ्योरम को भी प्रूफ करके यहाँ पे बताने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए, चलते हैं लेक्चर की तरफ। जब क्लास 10th में आते हैं तो क्लास 10th का जैसे ही हम लोग बुक उठाकर देखते हैं उस बुक में फर्स्ट ही जो चैप्टर है वह लिखा रहता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो हम लोगों के मन में आता है कि यह वास्तविक संख्या है क्या, यह डाउट भरी रहती है हमारे दिमाग में। तो आज इसी डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर में वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक मतलब क्या होता है? वास्तविक मतलब होता है रियल, यानी नहीं होता है कि एक फेक होता है। जैसे मान के चलिए आपके सामने अगर असली में, वास्तविक को हिंदी में क्या कहेंगे, असली भी कह सकते हैं। यानी असली में आपको 2 लाख रुपया दे दिया जाए और एक बोला जाए कि आपको, मान के चलिए मैं 2000 रुपया दिया आपको, तो ये क्या होता है, 2000 रुपया मान के चलिए मैं दूंगा, यह क्या है, फेक है। बट अगर एकाएक आपको लाकर 2 लाख रुपया दे दिया जाए तो वह क्या है, आपके हाथ में अगर है, सामने दिख रहा है, तो वह क्या है, रियल है, असली है, वास्तविक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल्स से हमारा तो परिभाषा बनने वाला नहीं है, तो हमारा परिभाषा कैसे देंगे? तो वास्तविक संख्या का परिभाषा देखेंगे तो वास्तविक संख्या होता है, वह होता है कि पूर्ण संख्या कॉमा प्राकृत संख्या कॉमा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी अगर बात की जाए वास्तविक संख्या के, तो वास्तविक संख्या क्या होते हैं, तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, यानी उसको अगर सम्मिलित कर लिया जाए, मिला लिया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सा सिंपल सा है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, गिनती की संख्याओं में 0 को मिला दे तो 0 को ले लेंगे, तो ये अभी पूर्ण संख्या से आ गया। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यानी गिनती की संख्या है, तो यहाँ पे 1 2 5 7 11 ये भी हो सकता है। आया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको, तो पिछले वीडियोस में बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p/q के रूप में लिख सके और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं,
0.05 बताए थे ना, दशमलव जो संख्या होता है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है 8/7, इसके बाद में 11/13, ये क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गए। अब आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बताए थे कि जो रूट के अंदर रहता है, यानी यहाँ पे √13, √, यहाँ पे 27, यहाँ पे जैसे 0.000130013000000, ऐसे करते करते जो नंबर रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जिसको जो आप अगर बता सके तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वीडियो को रोक के। क्या √5 तो यहाँ पे लिखते हैं, वो तो √5 अपरिमेय है। क्या √25 अपरिमेय है? तो आप लोगों में बहुत आदमी का यह आंसर होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो √25 है, √25 को अगर गुणनखंड करेंगे तो यह 5 गुने 5 में टूटता है। और यह जो देख रहे हैं ना, यह रूट का मतलब क्या होता है? तो रूट का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई 2 हो, क्या हो? 2 गुना के रूप में हो और एक ही जैसा हो तो केवल 1 बाहर आता है। तो क्या 2 इसमें गुना के फॉर्म में है ना, तो इसमें से कितने बाहर आएंगे? 1 बाहर आएंगे। तो यह क्या हो जाएगा? 5। या तो 5 क्या है? तो 5 गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। और प्राकृत संख्या किसके समूह में आता है? तो वास्तविक संख्या में आता है। तो यह अपरिमेय हुआ? तो नहीं हुआ। तो √25 अपरिमेय नहीं होगा। तो वास्तविक संख्या का यह परिभाषा है, एग्जाम्पल है, और इसके कंसेप्ट यह बताते हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, उसके अलावा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, जो कलेक्शन होता है, इकट्ठा जो रूप होता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगले हम लोग टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आखिर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है? प्रमेयिका मतलब होता है नियम, और विभाजन मतलब होता है भाग वाला यानी डिवीजन। तो आखिर में यह जो नियम है वो कहता क्या है? तो सबसे पहले इस नियम को जानने से पहले इस यूक्लिड जो वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, इस शब्द के बारे में समझेंगे। तो यूक्लिड जो थे यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने जो नंबर जो सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उस पे कुछ रिसर्च किए थे। उसी रिसर्च के जरिए जो मौसा निकालना था, यानी मौसा महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालने के लिए जो परिभाषा दिए थे, जो कॉन्सेप्ट दिए थे, उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। और इसके जरिए हम लोग क्या निकालते हैं? किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में HCF यानी मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF यानी मौसा निकालते हैं। और यह जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम है वह यह कहते हैं कि अगर कोई भी संख्या है, कोई संख्या जैसे A और B है, A है और B है, A और B क्या है? तो 2 संख्याएं हैं। क्या है? 2 संख्याएं हैं। और यह जो A है वो क्या है? बड़ा है B से। A जो है वो क्या है? B से बड़ा है। यानी कहने का मतलब A का जो वैल्यू होगा, A अगर 5 है तो B का वैल्यू क्या होगा? 5 से कम होगा। B का वैल्यू क्या होगा? B का वैल्यू A के वैल्यू से छोटा होगा। तो हम इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? तो A को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो उसी लिखने का जो तरीका होता है, वही तरीका को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब इस तरीका के जरिए हम लोग कैसे लिखते हैं? तो यह जो A होता है, यह A बराबर हम लोग लिखते हैं। यह जो B है, B में किसी से हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं।
और इसमें एक जो पद आता है, टर्म आता है, उस टर्म को आर बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब यहां से बन क्या जाता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब आप कहिएगा कि ये तो मेरे दिमाग से ऊपर ही जा रहा है, आप क्या क्या ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पे समझाने की कोशिश मैं करूंगा और धैर्य बना के रखें। यह जो यूक्लिड जो थे वह बोले कि अगर कोई भी संख्या है तो अगर किसी छोटे नंबर से उसमें भाग दिया जाए, क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, तो उसमें क्या किया जाता है, किसी से गुना किया जाता है। कोई नंबर होता है उससे गुना करेंगे, और मान के चलिए गुना करके उसमें भाग देने के बावजूद भी कोई संख्या कम रह गया, बच गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब यह जो बड़ा वाला संख्या है वह मिलेगा। अब इसी चीज को आप लोग क्लास 3rd में या 4th में जरूर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ पे क्या पढ़े होंगे, भाज्य बराबर क्या पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यह पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। और यहाँ पे भाज्यों को क्या बोलते हैं, तो भाज्यों को हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। भाजों को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और यह गुना का साइन है तो गुना देंगे। और यहाँ पे भागफल को क्या बोलते हैं, क्वाइटेंट बोलते हैं। और यहाँ पे शेषफल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब बस इसी चीज को ना उठाकर यहाँ पे जो यूक्लिड थे वो बता दिए हैं। इसी चीज को तो देखिए तो बिल्कुल इससे रिलेट करता है कि नहीं करता है। अगर हम किसी भी चीज से भाग देते हैं, किसी भी चीज से इसमें भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आता है कि नहीं आता है। तो भागफल आता है तो क्या करते हैं, जिससे भाग दिए रहते हैं उस भागफल को गुना करते हैं, और गुना करने के बाद जो मान चलिए जो शेषफल बच जाता है उसको जोड़ते हैं, तो हमको जो बीच वाला जो संख्या है वो प्राप्त होता है कि नहीं होता है, ये संख्या प्राप्त होता है कि नहीं होता है। अब आप कहिएगा एक एग्जाम्पल दे दे, तो एक एग्जाम्पल से समझे, ऐसे अगर 2 से भाग देना होगा, छोटा सा ही नंबर लेते हैं 13 में, तो 2 छक 12, यहां से क्या बचा 1। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाजक। तो यह क्या हो गया, भाजक। यह क्या है, भागफल। यह क्या है, भागफल। और यह क्या है, यह शेषफल है। क्या है, शेषफल। और यह बीच वाला क्या है, तो यह है भाज्य। क्या है, भाज्य। तो अगर यह 13 को प्राप्त करना होगा तो 13 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह 2 से 6 में गुना करेंगे। 2 से किस में गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। और इसमें एक यहाँ पे जो शेष आया है उसको जोड़ देंगे तो हमारा 13 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे 13 बराबर क्या हो जाएगा, 12 जोड़ 1 यानी 13 बराबर क्या हुआ, 13 हुआ। आया कि नहीं आया। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यहाँ पे ए और बी, क्यू और आर से यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जिससे हम लोग भाग दिए हैं, जिससे भाग दिए हैं, यह 2 से भाग दिए 13 से, तो क्या 2 छोटा नहीं है 13 से, 2 छोटा है कि नहीं 13 से। चाहे एक और बात कहिएगा तो 13 2 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। तो अगर 13 को हम लोग ए माने और 2 को बी माने तो यह बिल्कुल सही है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 संख्याएं दी गई हो और एक संख्या बड़ी हो तो बड़ी को ए मानेंगे और छोटी को बी मानेंगे, तो उसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। अब एक चीज आता है, एक और कॉन्सेप्ट, वह कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से ही निकल कर आता है, जिस नियम में यह बताता है कि हमारा जो शेषफल होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आर का वैल्यू है वह आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू हमेशा
आर का जो वैल्यू है वह हमेशा छोटा होगा किससे, बी के वैल्यू से, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यह जो b का वैल्यू है वह b के वैल्यू से छोटा होगा, यानी जिससे हम लोग भाग देते हैं ना उससे छोटा ही हमारा क्या आता है, यहाँ पे शेषफल आता है। क्या आता है, शेषफल आता है। अब आप कहिएगा कि यह कैसे संभव है कि हम जिससे भाग देते हैं उससे छोटा ही आता है। तो यहाँ पे और एक और चीज आता है कि r का जो वैल्यू है यानी शेषफल जो है वह 0 भी होता है। वह कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है तो कैसे समझेंगे, हमारा क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि हमारा जो शेषफल है वह जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे छोटा होता है, कैसे, यह क्वेश्चन होना चाहिए। चाहे हम लोग यहाँ पे शेषफल 0 होता है, कैसे, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए 5 से भाग देना हो 11 में, 5 से भाग देना हो 12 में, 5 से भाग देना हो 13 में, बिल्कुल उसी तरह 5 से भाग देना हो 14 में, 5 से भाग देना हो 15 में, फिर आगे भी दे सकते हैं 5 से भाग देना हो 16 में। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या बचेगा 2, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या बचेगा 4, और 5 तेई 15, फिर 5 तेई 15, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए तो शेषफल कितना आ रहा है, अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या 5 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे 5 से भाग दिया तो 1 आया कि नहीं आया है। यानी जो r का वैल्यू है वह कभी b के वैल्यू के बराबर नहीं होता है। यानी जो हम लोग यहाँ पर r ले रहे हैं यानी शेषफल ले रहे हैं वह कभी b से यानी जो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसके बराबर नहीं होता है। इस कोई भी आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, यानी किसी भी नंबर से अगर भाग दीजिएगा तो उसके बराबर भागफल जो भागफल के बाद में जो शेषफल है वह शेषफल नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 भागफल क्यों लेंगे हम, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 को एक बार में और काट सकते थे कि नहीं काट सकते थे। तो हमारा 5 क्या हो जा रहा था, यहाँ पे 15 हो जा रहा था ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो जिससे भाग देते हैं उतना ही हमारा शेषफल नहीं आता है। तो हमको याद क्या करना है, तो यह भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल पर ही हमारा एक थ्योरम निकल कर आता है जिसको हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर कहते हैं। और जहां पर जो a जो होता है वह b से बड़ा होता है, a जो होता है वह क्या होता है b से बड़ा होता है। साथ ही साथ जो r का वैल्यू है वह r का वैल्यू b से छोटा होता है। r का वैल्यू क्या होता है, b से छोटा होता है। साथ ही साथ r का वैल्यू 0 भी होता है और r का वैल्यू कभी भी b के बराबर नहीं होता है। यानी जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उससे उसके बराबर नहीं होता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन उद्देश्य यह रहता है मैथ पढ़ने का कि हम अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो हमारा क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। मेन उद्देश्य यही रहता है। तो हम लोग उसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है उसका जो पहला का पहला नंबर क्वेश्चन है वह बोला क्या है, तो वह बोला है कि आप दिए गए जो 2 नंबर है 2 संख्याएं हैं इनका आपको क्या करना है, मसा निकालना है। किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं बचपन की ओर। तो बचपन की ओर हम लोग क्या, तो बचपन में हम लोग मसा कैसे निकालते थे, तो बचपन में मसा आप लोग 2 या 3 तरह से निकालते थे। तो हम लोग 2 तरह से कैसे निकालते थे उसको देखेंगे। एक जो होता था जैसे 135 और 225 को ही देख ले, तो 135 और 225 इसको क्या करते थे हम लोग, इस तरह
अभाज्य गुणनखंड द्वारा बांटते थे। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 से कट सकता है, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 9 27, 3 तिहाई 9। फिर यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 25, 3 से 15 ते 45, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे जो 225 है और यहाँ पे 135 है, इसको बराबर इस तरह देते थे। और यहाँ पे 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और यहाँ पे 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे 5 5 कॉमन है, यहाँ पे 3 3 कॉमन है, फिर यहाँ पे 3 3 कॉमन है। तो HCF कहता है कि अगर तुम्हारे पास जितना है उतना ही मेरे में से लो, तुमसे उससे ज्यादा मतलब नहीं है, तो यह क्या करता है, उतना ही कॉमन कर लेता है। तो यहाँ पे HCF हम लोग कैसे निकालते थे, तो यह दोनों के बदले में 1 ले लेते थे, इन दोनों के बदले में 1 और इन दोनों के बदले में 1 ले लेते थे। तो 3 तिहाई 9 पचे 45। तो इसका HCF ऐसे निकालते थे। फिर हमारा दूसरा तरीका एक भी आता था। पहला तरीका यह था, दूसरा तरीका हमारा यह था कि हम लोग भाग देकर बना रहे थे। किसके द्वारा बना रहे थे, भाग देकर। तो यहाँ पर जो 135 है इससे भाग देते थे 225 में, और यह एक बार में काटते थे तो 135। यहाँ से 5 से 5 गए तो 0, और 2 में से तो 3 नहीं जाएगा तो एक पैसा लेगा, तो 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ पे 1 से 1 जाएगा तो कट जाएगा, और यहाँ पे 135। फिर यहाँ पे 90 एकम 90, तो यहाँ पे क्या बचा 5, और 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ पे फिर 90 में भाग देते थे, यह वाला इधर आ जाता था, तो 45 दूनी 90। तो यहाँ पर जो अगर लास्ट में 0 आ जाता था तो यहाँ पर HCF निकल कर आ जाता था, क्या आता था, तो 45 आता था। यानी यहाँ पर अगर 0 आ जाता था तो कौन 0 कर दिया है, यही क्या हो जाता था, इन दोनों के बीच में HCF हो जाता था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखेंगे। इसमें कहते हैं क्या यूक्लिड, कि अगर तुमको दो संख्याओं के बीच में क्या करना है, HCF निकालना है, यानी तुमको महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, इन दोनों में से किसी एक को बड़ा, जो बड़ा है उसको A मान लो, और जो छोटा है उसको B मान लो। तो बड़ा के लिए हम लोग A क्या मानेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे सिंस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है कि A जो है वो बड़ा होता है B से। A क्या होता है, B से बड़ा होता है। तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A का वैल्यू हो जाएगा 225, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा 135। यही होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर देखें तो यह हो गया। अब हम सूत्र में क्या देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सूत्र से, तो यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वह होता है A बराबर BQ प्लस में R, यही ना होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, तो A का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो 225 बराबर B का वैल्यू क्या है 135, क्या है 135। अब देखिए, अब यहीं पे लफड़ा होगा, यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि यहाँ पर अब जो Q है वह Q क्या लेंगे। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात है, तो क्या सोचेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे देखते हैं कि B से हम कितने मर्त में भाग दे सकते हैं, कितने मर्त में भाग दे सकते हैं, उतना ही को यहाँ पे Q लेते हैं, उतना ही को क्या लेते हैं, Q लेते हैं। तो आप बताइए कि 225 में अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, 135 से भाग लगा देना है, क्या करना है, भाग लगा देना है। तो आप कितने बार में भाग लगाइएगा, तो सोचिएगा, ओ 135 है तो आपको 225 में भाग लगाना है, तो हम कैसे भाग लगाए। तो अब इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, और उस आइडिया को मैं आपको देना चाहता हूं, और वह आइडिया इसी जो मेथड है, इसी मेथड से निकल कर आया है।
तो वह आइडिया कहता क्या है, आप इसी काम को लगातार करिए। कैसे, तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग रफ करके बनाने की समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पे जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो भाग विधि द्वारा, अब देखिए इससे इसमें भाग देना है, कितना बार में भाग देंगे उसको यहाँ पे लिखना है q के बदले में, और कितना शेषफल आएगा उसको यहाँ पे r के बदले में लिखना है। अब यहाँ इतना बड़ा झंझट यहाँ पे एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है, तो उसको आप कैसे कीजिएगा, तो आपको सबसे पहले इससे इसमें भाग देना है, तो यहाँ पे भाग दे दीजिए 135 से भाग दीजिएगा 225 में, दीजिएगा कितना बार में दीजिएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 135 दूना क्या हो जाएगा 270 होगा, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में भाग देंगे तो यहाँ पे 135। अब यहाँ पे इसको घटाइएगा, तो यहाँ पे घटाइएगा तो क्या होगा 5 से 5 गया तो 0, और यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया तो 9, और 1 से 1 गया तो कैंसिल। तो इसी चीज को यहाँ पर अब कैसे लिखेंगे, पहले आप यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, तो यह 135 तो b का काम करेगा, और जो q होता है q को क्वाइटेंट कहते हैं यानी भागफल, यानी भागफल का काम क्या है, तो यहाँ पे 1 है, भागफल का जो मान है वह क्या है 1 है, तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो r है यानी शेषफल है रिमाइंडर वह कितना आया है 90 आया है, तो इसी 90 को यहाँ पे लिख दीजिए। इसको एक लाइन में बन गया कि नहीं बन गया, क्या यहाँ पर जो r का वैल्यू है वह 0 है, रिमाइंडर 0 आया है, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 90 है, तो 0 नहीं ना है, तो जब 0 रहेगा तब ना यहाँ पे जो b का वैल्यू होगा, जब यहाँ पे r का वैल्यू 0 हो जाता है तो b किसके बराबर हो जाता है HCF के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है HCF। जब यहाँ पे r का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो यह b का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा HCF के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर है तो नहीं है, तो हम लोग एक और स्टेप बढ़ेंगे। एक और स्टेप बढ़ने के लिए अब क्या करते हैं, तो जब एक और स्टेप बढ़ते हैं ना, तो वहां पे जो b है, जो अगले स्टेप के लिए यहाँ पे लिख देंगे, अगले स्टेप के लिए जो a होता है, यहाँ पे a है वह गायब हो जाता है, a क्या हो जाता है गायब हो जाता है, और जो b होता है वह b होता है वह a में बदलता है, b जो होता है वह किस में बदलता है a में बदलता है, और जो यहाँ पे r है क्या है r है वह rb में बदलता है। यह कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा कि अगले स्टेप के लिए, यानी जब r का वैल्यू 0 न हो तब, r का वैल्यू 0 न हो तब अगले स्टेप के लिए a गायब हो जाता है, a जो है वह क्या हो गया गायब हो जाएगा, यानी a का वैल्यू यहाँ से खत्म, और यहाँ पे b जो है वह a में बदल जाता है, यानी b क्या है 135 है वह किस में बदल जाएगा a में बदल जाएगा, यानी 135 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो r है वह r किस में बदल जाता है b में बदल जाता है, तो r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 है, तो r किस में बदल जाएगा b में, यानी यहाँ पे आ गया। अब फिर झंझट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे q का वैल्यू क्या लिखे और जोड़ r का वैल्यू क्या लिखे, तो इसी चीज को लिखने के लिए फिर 90 से 135 में भाग लगाना पड़ेगा, तो 90 में हम लोग क्या करेंगे 135 में भाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो 90 एकम क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, तो यहाँ पे क्या होगा 5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 90 क्या है, तो 90 यहाँ पे b का काम कर रहा है, और यहाँ पे 135 किसका काम कर रहा है a का काम कर रहा है, तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45। क्या अभी भी r का वैल्यू है वह 0 है, मेरे ख्याल से तो है, तो आप कहिएगा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है।
तो अब जब नहीं है तो यहाँ पे अगला स्टेप के लिए आ जाएगा, यानी r का वैल्यू जब 0 नहीं है तो आगे क्या करते हैं, आगे यही ना करते हैं कि a को गायब कर देते हैं, यानी a का वैल्यू क्या है 135, तो 135 गायब हो जाएगा। और यहाँ पे जो b है उसको a में बदलते हैं, यानी b कितना है 90 है, तो b किस में बदल जाएगा a में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। और यहाँ पे r जो है वो b में बदल जाता है, r किस में बदल जाएगा b में, तो r का वैल्यू कितना है 45, तो 45 किस में बदल जाएगा यहाँ पे b में बदल जाएगा। अब फिर वही यहाँ पे q का वैल्यू क्या होगा और r का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे 45 से 90 में भाग लगाएंगे, यानी 45 से किस में भाग लगाते हैं 90 से, तो 45 दूनी 90, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे जो Q का वैल्यू है वो Q का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, Q का वैल्यू 2, और R का वैल्यू है वह R का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 दूनी 90, तो यहाँ पे क्या आया है 0, क्या आया है 0। तो आप तो कहिएगा कि यहाँ पे R बराबर क्या है 0 है, तो जब R बराबर 0 हो जाता है तो B का वैल्यू क्या हो जाता है HCF हो जाता है, B का वैल्यू क्या हो जाएगा HCF, यानी HCF कहने का मतलब मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब R का वैल्यू 0 हो गया है तो यहाँ पे B का वैल्यू यानी B कितना है 45 है, तो यही 45 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि दो संख्याओं के बीच में अगर मौसा निकालनी है तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा यह बताया जाता है कि दोनों में जो बड़ा है उसको a मानते हैं, जो छोटा है उसको b मानते हैं, और उसको जब सूत्र लगाते हैं तो जब a का वैल्यू पुट करते हैं b से भाग लगाते हैं, अगर उसका शेषफल 0 नहीं आता है, शेषफल जो है 0 नहीं आता है तो a को गायब कर देते हैं, b को a में बदल देते हैं, यानी b उठकर a के पास आ जाता है, और जो r है r उठकर कहाँ आ जाता है b के पास आ जाता है। और यही कॉन्सेप्ट के द्वारा हम क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग मौसा दो संख्याओं के बीच में निकाल पाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन साइड बुक से है, तो यहाँ पे बिल्कुल इसी दो संख्याओं के बीच में आपको HCF निकालनी है, वो भी HCF किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलते हैं कि जो बड़ा है उसको a मान लो, जो छोटा है उसको b मान लो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहते हैं, तो a जो होता है वो b से बड़ा होता है, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 120, यही होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग सूत्र से लिखेंगे, क्या लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र में क्या बोलता है कि जो a होगा वह a BQ प्लस में r के बराबर होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वह क्या होगा, तो a का वैल्यू 125 बराबर b का वैल्यू है वो क्या है 120, तो यहाँ पे 120। अब फिर वही बात q का वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी गुना में क्या लिखेंगे और फिर कितना शेष आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 120 से 125 में भाग दे देते हैं। तो 120 से 125 में रफ वर्क, यह ध्यान रखिएगा कि रफ वर्क जो होता है वह साइड में ही किया जाता है। तो 120 से 125 में तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे Q का वैल्यू यानी भागफल कितना आया है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना में 1, और जोड़ शेषफल कितना आया है, तो यहाँ पे 5 आया है, क्या आया है 5 आया है। तो क्या यहाँ पे R यानी शेषफल का जो वैल्यू है वह 0 है, तो नहीं है। तो आपको गायब होने वाला जो फॉर्मूला है, जो नियम है, वह क्या कहता है कि जब R का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो A गायब हो जाएगा, यानी A यहाँ से गायब हो गया, और यहाँ पे जो B है वह B A में बदल जाएगा, यानी 120 किस में बदल जाएगा A में, यानी 120 यहाँ पे B है, लेकिन जब 0 नहीं आएगा तो यहाँ पे 120 को क्या लिखेंगे A लिखेंगे, यानी 120 बराबर। अब जो R है यानी भागफल है
भागफल नहीं, शेषफल जो है r वह किस में बदल जाएगा, यहाँ पे b में बदल जाएगा, यानी 5 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अब वही बात 5 से क्या करना है, 120 में भाग लगाना है, जितना बार में आएगा उसको q लिखना है और जितना शेष आएगा उसको r लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 से भाग लगाना है, यानी 5 से भाग लगाना है 120 में, तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे 5 से भाग लगाना है 120 में, यानी 120 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 2 0 और 5 चौका 20, यहाँ से कट गया। तो यहाँ पे Q का वैल्यू यानी भागफल कितना आया है 24 और जोड़ शेषफल कितना आया है तो 0, शेषफल कितना आया है 0। तो यहाँ पे देखिएगा कि r के बराबर, r क्या है 0 के बराबर है, यानी शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो इनका इसका मतलब क्या होता है, जब r का वैल्यू 0 हो जाता है तो b किसके बराबर हो जाता है, HCF के। तो b का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं वह समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में अपना जितना भी परेशानी है उसको लिख सकते हैं। वो परेशानी हमारे जो अध्यापन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रॉब्लम को अगर अगले लेक्चर में बताया जाए तो सभी स्टूडेंट के लिए वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बने रहिए यहाँ पे जो बैच है हौसला बैच के साथ, और अपने जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को और भी अच्छे बनाने के लिए यहाँ पे और भी नए नए मटेरियल जो मिल रहे हैं उसको आप गेन करते रहिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल से पढ़ने के लिए आप उत्सुक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।